नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बरखा क्लासेस में। आज मैं आप सभी के समक्ष बंदी एकांकी के विषय में चर्चा करूंगी, जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एक बहुचर्चित एकांकी है। इस एकांकी में यह दर्शाया गया है कि मनुष्य जो जीवन जीता है उसी का बंदी बन जाता है, अतः उसके बाहर के जीवन नहीं जी सकता है। लेखक का कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि लोग जैसे कि लोग जिस देश में रहते हैं उसी के आदी बन जाते हैं और वो उसी के तौर तरीकों से जीना सीख जाते हैं, वहाँ के रहन सहन में ढल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस एकांकी में क्या दर्शाया गया, उस विषय में बात करते हैं। एकांकी का प्रारंभ उत्तर भारत के एक गांव में एक बहुत ही बड़े जमींदार थे जिन्हें लोग राय साहब के नाम से पुकारते थे। यह एकांकी उत्तर भारत के एक गांव है जहाँ पे एक बहुत ही बड़े जमींदार हैं जिनका नाम राय साहब है। वे वकील बन गए जिसके कारण वे कलकत्ता आ गए। बाद में वे हाई कोर्ट के जज भी बन गए और शहर में बड़ी ही शान से रहने लगे। अर्थात जब राय साहब जो हैं वो वकील बन जाते हैं तो वो वकील बनने के पश्चात अब शहर आ जाते हैं और शहर में अपना घर मकान और ऐशो आराम से रहने लगते हैं। ठीक है, उनके बाद उनकी जो हाई कोर्ट में वो जज बन गए थे उनकी निवृत्ति हो जाती है और वे अपने गांव आ जाते हैं अपनी एक पुत्री के साथ। जो राय साहब हैं उनकी एक पुत्री है जिनका नाम हेमलता है। वे उसके साथ क्या करते हैं, अपने गांव आ जाते हैं निवृत्त होने के बाद। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो जाती है, वे अपनी पुरानों यादों में खो जाते हैं। जब वे गांव आते हैं तो अपनी पत्नी की स्मृतियों को याद करते हैं और उनकी ही यादों में वे खोए रहते हैं। उनकी जो पुत्री हेमलता है वो ऊंचे दर्जे की कलाकार होती है और जब वो गांव आती है तो वो अपने गांव में अपने कला से संबंधित सामग्रियां तलाश करने लगती है। जब राय साहब गांव में आने का निर्णय करते हैं तब वीरेन भी उनके साथ रहने का वादा किए रहता है। यानी जो वीरेन है वो राय साहब का जानकार का है, उनका चहीता है और उनकी जो पुत्री हेमलता है हेमलता है तो वो वीरेन क्या करता है, उसे चाहता है और दोनों का संबंध भी निश्चय हो जाता है, यानी कि उनका विवाह तय हो जाता है। वीरेन एक साहसी युवक होता है। वह गांव में उद्धार करने के लिए आया था, अर्थात वो गांव में इसलिए आया था क्योंकि वो गांव की स्थिति में सुधार कर सके। एक दिन वह राय साहब से ज़मीन के बारे में बात कर रहा था। तभी उसी समय राय साहब का एक नौकर चेतराम, जिसका नाम चेतराम था, उनकी बातें सुन रहा था और जब वीरेन चला गया तब वह राय साहब को बताया कि मुसाहरों की ज़मीन ना लें, उनकी पहली ज़मीन बाढ़ में उजड़ गई है। और जो वे लोग जो थी तो वो कहता है कि मेरे जात भाई तलहट्टी में अपनी बस्ती बनाना चाहते हैं। वो मुसाफिरों की बातों को राय साहब के समक्ष रखता है, जो चेतराम उनका नौकर है वो। तब राय साहब कहते हैं, तुम मुसाफिरों का क्या है, जहाँ बसे वहीं बस्ती बन जाती है। यह कर उसकी बात को टाल देते हैं। राय साहब क्या बोलते हैं कि तुम मुसाफिरों का क्या है, जहाँ पे बजाओगे वहाँ पे बस्ती बन जाती है। और इस प्रकार चेतराम की वो बात नहीं मानते हैं। गांव में दो युवक हैं, जो बलेश्वर और कर्मचंद्र, यानी गांव के दो युवक और हैं जिनका नाम है बलेश्वर और कर्मचंद। यह गांव में एक क्लब खोलना चाह रहे थे, किंतु गांव में पॉलिटिक्स भी घुस आया था। उसी गांव के दो अन्य युवक भी थे, धर्म सिंह और कुमार सिंह। की शर्त थी कि कमेटी के 3 मेंबर तथा 2 वाइट प्रेसिडेंट उन्हीं के होने चाहिए। इन्हीं कारणों से क्लब का मामला अटका था। उन लोग दोनों, वो जो कर्मचंद्र और बलेश्वर जो थे और जो इधर धर्म सिंह और कुमार सिंह थे, इन दोनों का शर्त था कि कमेटी के 3 मेंबर और वाइट प्रेसिडेंट उन्हीं के होने चाहिए। इन्हीं कारणों से क्लब के मामले अटके हुए थे और दोनों जज राय साहब के पास जाते हैं। राय साहब उनके मामले वीरेन को सौंप देता है और दोनों को वीरेन से मिला देते हैं। राय साहब के पास जाने के पश्चात राय साहब क्या करते हैं, उन्हें वीरेन के पास ये बात को सौंप देते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं। वीरेन उन्हें समझाता है
वीरेन जो है वो इन मामलों से आगे बढ़ना चाहता था, या अर्थात वो गांव में नई दृष्टिकोण लाना चाहता था। समिति तैयार हो जाते हैं। चेतू कहता है उस जमीन पर सब अपनी बस्ती बसाना चाहते हैं और इस समिति के वजह से सब गया। जो चेतराम होता है वो समझाता है, तब हेमलता उसे समझाती है, किंतु चेतू बोलता है हमें कोई दया नहीं चाहिए। जब चेतराम उनको अपनी बातें रख दे चुका होता है, उसके बाद हेमलता जो उसकी पुत्री होती है राय साहब की, तो वो उसे समझाती भी है, पर चेतराम जो है वो कहता है कि हमें कोई दया नहीं चाहिए। ग्राम उद्धार समिति की स्थापना दिन बलेश्वर और करमचंद्र के गुट में लड़ाई हो जाती है, लाठी चलती है, वीरेन घायल हो जाता है, तब मुसाफिर लोग ही उसे बचाते हैं। मुसाफिरों का उत्थान में संलग्न युवक लोचन वीरेन को बचाता है और घायल अवस्था में बंगले पर लाता है। वीरेन जो है वो मुसाफिरों के खिलाफ था, किंतु जब लाठी चार्ज होती है, वहाँ पे लड़ाई होती है, तो मुसाफिर ही उनके जान बचाते हैं और लोचन उनमें एक था जो उसके जान बचाता है और उसे बंगले तक लेकर आता है। ये सब होने के पश्चात जो आया रहती है, जो शहर से गांव आई है, वो गांव में नहीं रहने के पक्ष में थी। वह हेमलता से कहती है मैं उतनी होशियार तो नहीं, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि उखड़े हुए पौधे जड़ में हवा लग जाए तो फिर दोबारा ज़मीन में गाड़ना बेकार है। यानी उसमें कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम एक जगह से दूसरे जगह स्थित हो जाते हैं और फिर वहाँ से दोबारा उसी जगह में हम आते हैं, तो फिर वहाँ पे रहना हम लोग का व्यर्थ है। उसका कहने का यह तात्पर्य है। उसके फूल तो बंगले के गुलदस्तों की शोभा ही बढ़ाएंगे। यह कहकर आया चुपचाप हो जाती है। लोचन हेमलता को बताता है कि मुसाफिर ने इनकी जान बचाई है, जिनकी जमीन छीनकर ग्रामोद्धार समिति भवन बना रहे थे। तब वो जो लोचन जो मुसाफिरों का चहीता था, वो बताता है हेमलता को कि वही मुसाफिर हैं जिनका आप घर छीनकर ग्राम उद्धार के लिए समिति भवन जो बनाने जा रहे थे, उन्हीं ने इनकी जान बचाई है। इस घटना से राय साहब को आघात पहुंचता है और वे गांव छोड़ने का निश्चय करते हैं। लोचन राय साहब को बहुत समझाया, किंतु वह ना माने। वे देहात में आखिरी दिन काटने आए थे, अर्थात वो गांव में अपने जीवन के आखिरी दिन काटने आए थे, पर वह 1 महीना में ही उब गए। जब वीरेन ने लोचन को देखा तो अचरज में पड़ गया। लोचन उसी के कॉलेज का एक होनहार विद्यार्थी था। जो लोचन था जिसने वीरेन की जान बचाई थी, वो उसी के कॉलेज में पढ़ता था और उसी ने ही वीरेन की जान बचाई, जिसे गांव के लोग सेवा में कॉलेज छोड़ दी थी, जिसने गांव की, और जो लोचन था ना, उसने गांव के लोगों के उद्धार के लिए अपनी पढ़ाई तक भी छोड़ दी थी। और लोचन वीरेन को रुकने को कहता है, किंतु वीरेन ने कहा मैं अपने आदर्श खंडित नहीं देख सकता। वो कहना चाहता था कि हम अपने आदर्श को खंडित नहीं होना दे सकते, इसीलिए मैं अब यहाँ पे नहीं रुकूंगा, मैं अपने शहर वापस लौट जाऊंगा। लोचन ने हेमलता को भी समझाया, किंतु हेमलता ने भी कहा मैं कुछ समझ रही हूँ, लेकिन हम तीनों यह न समझ सके कि हमारी जड़ें कट चुकी हैं, हम गांव के लिए वीराने हो चुके हैं। इस प्रकार इस दृष्टि में सभी अपनी अंतः प्रवृत्ति के बंदी होते हैं, परंतु विशेष रूप से वे बंदी हैं जो कटी हुई जड़ों की असलियत को समझाने में असमर्थ रहते हैं। एकांकी का संकेत यही है कि आदमी जो जीवन जीता है उसी का बंदी बनकर रह जाता है और बाहर का जीवन नहीं जी पाता है। इस एकांकी में यही दर्शाया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।